बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर अल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसको फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। वो प्रोसेस ज़्यादातर उन प्लांट्स के अंदर होता है जो कि ड्राई या फिर हॉट प्लेसेस के अंदर रहते हैं। और आपको पता है कि फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, एक यूजलेस प्रोसेस है जो कि प्लांट के किसी काम का नहीं होता। लेकिन ये प्लांट के अंदर होता क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि दिन में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब ड्राई सीजन होता है या फिर हॉट सीजन होता है, तो उन प्लेसेस के ऊपर जो प्लांट रह रहे होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को कंजर्व करने के लिए एवापोरेशन के रेट को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए इनको स्टोमेटा को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो एयर स्पेसिस होते हैं ना पत्तों के अंदर, उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो पत्तों के एयर स्पेसिस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। और मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था फोटो रेस्पायरेशन के अंदर कि जब डार्क रिएक्शन शुरू होता है तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो बड़ा सेल्फिश एंजाइम है, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंजाइम है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड का साथ देगा, अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है तो रुबिस्को ऑक्सीजन का साथ देता है। और जब रुबिस्को ऑक्सीजन का साथ देगा और वो जो 5 कार्बन वाली शुगर है जिसका नाम RUBP है उसके साथ उसको फिक्स करेगा, तो फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक वेस्टफुल, एक यूजलेस प्रोसेस है। हालांकि अगर ऐसा भी होगा ना कि 10 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे और 11 मालिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे, फिर भी ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये RUBP को ऑक्सीजन के साथ फिक्स करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स नहीं करेगा। अब ये 10 मालिक्यूल समझो इसे फजूल में ही पड़े हुए हैं, तो हमने इन 10 मालिक्यूल को किसी तरह से यूटिलाइज करना है। ये प्लांट इस चीज से जान छुड़वाना चाहते हैं, फोटो रेस्पायरेशन को ओवरकम करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये कहता है कि जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जाए और ऑक्सीजन बढ़ती जाए, तो नतीजे में एक वेस्टफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको फोटो रेस्पायरेशन कहा जाता है। ये मैं लास्ट अपनी क्लास के अंदर कंप्लीट समझा चुका हूँ, तो एक बार जब आप उसे देख के ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से बात समझ आ जाएगी। तो ये कहता है इन ऑर्डर टू कॉप दिस वेस्टफुल प्रोसेस, इस वेस्टफुल प्रोसेस को एडजस्ट करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, बेचारे अपने आप को इवोल्व करते हैं, अपने अंदर चेंज लाते हैं और अल्टरनेट मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का, ताकि भाई ये जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है हम इसको फिक्स करें और यूटिलाइज करें। ये कहता है कि आपको 2 किस्मों के जो हैं वो प्लांट्स मिलते हैं, C4 प्लांट्स और केम प्लांट्स। ये 2 वो प्लांट्स हैं जो कि अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, अपने अंदर चेंज लाते हैं और इस फोटो रेस्पायरेशन वाले प्रोसेस को ओवरकम करते हैं। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर के अंदर C4 प्लांट्स और केम प्लांट्स आने वाली स्लाइड्स के अंदर इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, नॉर्मली ये हमारे पास एक नॉर्मल C3 प्लांट का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको समझाया था ना, C3 प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर पहली प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन के अंदर 3 कार्बन की होती है, इसलिए उनको C3 प्लांट कहा जाता है। अब ये C3 प्लांट बेचारे गर्मियों में जब एडजस्ट नहीं कर सकते तो फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए ये अपने आप को C3 प्लांट से C4 में कन्वर्ट कर देते हैं। और जाहिर सी बात है, इनको C3 इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनमें पहली प्रोडक्ट 3 कार्बन की बनती थी। इनको C4 इसलिए कहा जाएगा, इनमें पहली प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन की बनेगी। मैं आगे चल के आपको दिखा भी देता हूँ, बाकी C3 वाली तो आप लोगों ने डार्क रिएक्शन में देख ली थी। अब ये हमारे पास एक C3 प्लांट का स्ट्रक्चर है, पत्ते का स्ट्रक्चर है। ये आप उसके सारे के सारे मीजोफिल सेल देख रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई और किसी किस्म का सेल नजर नहीं आ रहा होगा, ये सारे के सारे बेटा मीजोफिल सेल हैं। ये एयर स्पेसिस हैं, ठीक है, पत्तों के अंदर जहाँ पे गैस जो है वो क्या होती है, स्टोर होती है, सारी की सारी एयर स्पेसिस हैं। ये इसकी ऊपर वाली एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये उसके ऊपर क्यूटिकल लगी हुई होती है और ये इसके गार्ड सेल होते हैं जो कि स्टोमेटा बनाने में, खोलने में, बंद करने में मदद करते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल C3 प्लांट का स्ट्रक्चर है। अब ये वाले जो प्लांट हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। इस तरह का जो पत्ता होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अब अगर ये हॉट प्लेसेस पे रह रहा है, ड्राई प्लेसेस पे रह रहा है, तो ये अपने स्टोमेटा को यहाँ से कर देगा बंद। जब बंद कर देगा तो जाहिर सी बात है, रोशनी तो गिर रही है, लाइट तो गिर रही है, और जब जब लाइट गिरेगी तो आपको पता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा। और जब भी पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। वो पत्तों में एयर स्पेसिस में जमा होती होती इतनी हो जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम कर देती है।
तो वो जो रुबिस्को लालची एंजाइम है, सेल्फिश एंजाइम है, वो ऑक्सीजन को रुबिस्को के साथ क्या कर, आरयूबीपी के साथ क्या कर देता है, फिक्स, और वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इस चीज से हमें बचना है। अंदर जो थोड़े बहुत कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं ना, हमने उनको यूटिलाइज करना है। तो आओ उनको हम यूटिलाइज करते हैं और आप लोगों को भी समझाते हैं कि वो किस तरह से प्लांट यूटिलाइज करते हैं। भाई नॉर्मली C3 प्लांट्स के अंदर सिर्फ मीजोफिल सेल पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने खुद देखा, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोसेस होता है और जो आरयूबीपी उसके साथ फिक्स हो जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा था आरयूबीपी जो है वो मीजोफिल सेल के अंदर पाया जाता है। पूरा मैं डार्क रिएक्शन में समझा चुका हूँ। अब ये प्लांट जो है बेचारे ड्राई प्लेसेस पे रह रहे हैं, हॉट प्लेसेस पे रह रहे हैं, अब इनका गुजारा नहीं हो रहा, तो ये अपने आप को चेंज करके C4 प्लांट्स में लाए हैं। भाई C4 प्लांट्स को इसलिए C4 कहा जाता है क्योंकि पहली प्रोडक्ट के अंदर 4 कार्बन होंगे, मैं आगे रिएक्शन में दिखा दूंगा। अब C4 प्लांट्स के अंदर 2 किस्मों के सेल होते हैं। देखिए कितना बड़ा फर्क है। C3 प्लांट के अंदर सिर्फ एक सेल था जिसका नाम, एक टाइप का सेल था जिसका नाम मीजोफिल सेल्स था। अब C4 प्लांट्स के अंदर 2 किस्मों के सेल होते हैं, एक तो मीजोफिल सेल्स होते हैं, दूसरे इनके अंदर बंडल शीथ सेल्स होते हैं। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो C4 प्लांट्स हैं, इनकी मुझे आप कुछ एडाप्टेशंस बताओ, तो आप क्या कहोगे? याद रखना अपने जहन में कि सर ये 2 किस्मों की एडाप्टेशन करते हैं। एक स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन करते हैं जिसमें ये पूरा का पूरा, आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला है ये पूरा का पूरा मीजोफिल सेल है, कंप्लीट, ये कोने में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो नीचे आप पूरा का पूरा बेटा सेल देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा बंडल शीथ सेल है। तो ये जो सेल नया एडाप्ट कर रहा है, नया सेल अपने अंदर बना रहा है, ये कहलाती है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। तो देखो सबसे पहली स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के अंदर इन्होंने बंडल शीथ सेल्स बनाए, जैसा कि यहाँ पे एक मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद आपने याद रखना है ये अपने अंदर 2 किस्मों की फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी करते हैं, ठीक है। और वो 2 किस्मों की फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं? ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल अपने अंदर बनाते हैं जिसका नाम क्या है? फास्फोइनोल पायरुवेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PEP कहा जाता है। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, आपने याद रखना है। और ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, ये पहला चेंज अपने अंदर लाते हैं। दूसरा फिजियोलॉजिकल चेंज क्या लाते हैं? ये अपने अंदर एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बो ऑक्सीलेज, जिसे मैं बार बार PEP कार्बो ऑक्सीलेज पढ़ूंगा, कंप्लीट नाम बार बार नहीं लूंगा। तो यानी कि ये जो बंडल शीथ सेल इन प्लांट्स ने बनाया है, C4 प्लांट्स ने, ये एक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है। और ये जो 2 चीजें बनाई हैं, एक ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल फास्फोइनोल पायरुवेट और दूसरा PEP कार्बोक्सिलेज, ये जो एक एंजाइम बनाया है, ये दोनों कहलाती हैं फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई? ये आपको पूरा का पूरा बंडल शीथ सेल जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने कोने में लिख भी दिया है, ऐसी इमेज उठाइए जहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल दिखा देता हूँ। देखो वो ये पड़ा हुआ है, फास्फोइनोल पायरुवेट PEP, जिसके आगे 3C लिखा हुआ है, ये 3 कार्बन का है। अच्छा, और उसके बाद मैंने कहा कि ये अपने अंदर एक एंजाइम भी डेवलप करते हैं, ये लिखा हुआ है PEP कार्बो ऑक्सीलेज। अब ये कार्बो ऑक्सीलेज से आप खुद इस लफ्ज से अंदाजा लगा सकते हो कि ये किसका साथ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड का साथ देगा या ऑक्सीजन का साथ देगा, ये फैसला आप पे छोड़ देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का साथ देगा, इसका नाम ही कार्बो ऑक्सीलेज है। अच्छा, यहाँ तक की बात तो हमें समझ आ गई। ये सिर्फ अभी मैंने स्ट्रक्चर समझाया हुआ है, मैंने कोई भी आपको फंक्शन अभी तक नहीं समझाया। जब फोटो रेस्पिरेशन को ओवरकम ये करते हैं तो सबसे पहले ये सेल डेवलप करते हैं और ये 2 फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपने अंदर लाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो RUBP मीजोफिल सेल में पड़ा हुआ होता है, जो RUBP मीजोफिल किसमें पड़ा हुआ होता है? सेल में पड़ा हुआ होता है। वो मीजोफिल सेल से निकाल के आपने याद रखना है वो कहाँ फेंक देते हैं? बंडल शीथ सेल में फेंक देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने अपने जहन में रखनी है कि ये सारी फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के बाद ये क्या करते हैं कि मीजोफिल सेल के अंदर जो RUBP पड़ा हुआ होता है, राइबोलोज बायोफॉस्फेट, 5 कार्बन की शुगर, आप सब लोगों को पता है, सबसे पहले क्या करते हैं? इसको उठा के ये फेंक देते हैं किसके अंदर? बंडल शीथ सेल के अंदर। अब ये जो RUBP है ये आपकी आ गई बंडल शीथ सेल के अंदर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर होती, मीजोफिल सेल में होती, तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करता? ऑक्सीजन को इसके साथ फिक्स कर देता और हम रोक भी नहीं पाते क्योंकि रुबिस्को एंजाइम वहां पे मौजूद था। तो हमने पहले तो इससे जान छुड़वानी थी ना, तो हमने क्या किया? RUBP को मीजोफिल सेल से उठा के कहाँ फेंक दिया? इसमें बंडल शीथ सेल में।
ना मीजोफिल सेल में आरयूबीपी होगी, ना रुबिस्को ऑक्सीजन को इसके साथ फिक्स करेगा, ना फोटो रेस्पिरेशन चलेगी। यहाँ तक का किस्सा तो हमें समझ आ गया। अब होना क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी। अंडरस्टूड बात है कि ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी। मान लेते हैं कि ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी अमाउंट कितनी है, उसके 100 मालिक्यूल है मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कितने मालिक्यूल है, 20 मालिक्यूल है। अब पहले आप क्या देख रहे थे, जब यहाँ पे आरयूबीपी मौजूद था और ये बंडल शीट और ये कुछ भी एडाप्टेशन नहीं थी, तो ये ऑक्सीजन को इस आरयूबीपी के साथ फिक्स करके फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहा था, सारा यूजलेस प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे 20 मालिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के कितने, 100 मालिक्यूल। एक मिसाल दे रहा हूं, फिर भी ये जो पीईपी कार्बोक्सिलेज है ये ऑक्सीजन का साथ नहीं देगा। मैंने तो 100 लिखे ना, यहाँ पे 1000 मालिक्यूल क्यों ना होते, 10,000 मालिक्यूल क्यों ना होते, ये फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये फिर भी साथ किसका देगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, भले कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल भी मौजूद क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब होगा क्या कि ये जो पीईपी कार्बोक्सिलेज है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। शुगर तो हमने उठा के बंडल शीट सेल में फेंक दी, किसके साथ फिक्स करेगा, इस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ जिसका नाम क्या है, पीईपी, फास्फोइनोल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का है। अब एक कार्बन आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से और 3 कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ फिक्स होगी तो आप मुझे बताओ अगला मॉलिक्यूल कितने कार्बन का बनना चाहिए, अगला मॉलिक्यूल 4 कार्बन का बनना चाहिए और उस मॉलिक्यूल का नाम है ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन का होता है। 3 कार्बन इस पीईपी के होते हैं, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, टोटल कितने हो गए, 4। तो ये जो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना है इसका नाम क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है इसके अंदर 4 कार्बन है, तो लिहाजा इन प्लांट को C4 प्लांट कहा जाता है। भाई ये बात मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है इसके अंदर हमने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है, किया नहीं किया, भाई किया है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को मीजोफिल सेल से उठा के कहां फेंक देंगे, बंडल शीट सेल के अंदर फेंक देंगे। देखो ये मैंने उठा के कहां फेंक दिया, बंडल शीट सेल के अंदर। अब मैं इसको जैसे तोड़ूंगा ऑक्जेलो एसीटेट को, जिसके अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया हुआ है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। देखो अलग हुई या नहीं हुई, ये आरयूबीपी के साथ क्या करेगी, अब फिक्स होगी। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो रुबिस्को एंजाइम चाहे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही मॉलिक्यूल क्यों ना हो, ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही नहीं, उसका तो जिक्र ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, चाहे भले एक ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों ना हो, ये रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, इसको आरयूबीपी के साथ फिक्स करेगा और केल्विन साइकिल को चलाएगा, डार्क रिएक्शन को चलाएगा और ये देखें ये शुगर बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन फिर वही बात, आप क्या चाहते हो कि ये कार्बन फिक्सेशन सिर्फ एक बार हो या जब तक ये प्लांट जिंदा है बार बार करता रहे। अंडरस्टूड बात है, जब तक ये प्लांट जिंदा है तो बार बार ये कार्बन फिक्सेशन होती रहे। तो आपको बेटा जाहिर सी बात है फास्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को बार बार क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट। तो जब आपने ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बंडल शीट सेल में फेंका और यहाँ पे आपने इसको तोड़ा, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको मिल गई, इसने जाके शुगर बना ली। एक कार्बन आपने निकाल लिया, पीछे कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बचेगा, 3 कार्बन वाला ना, उसका नाम क्या होगा, पायरुवेट। ठीक है, ये पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये तब बनता है जब आप उस ऑक्जेलो एसीटेट को बंडल शीट सेल के अंदर तोड़ते हो, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर, दूसरा पायरुवेट के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में जाएगी, आरयूबीपी के साथ फिक्स होकर शुगर बना लेगी, डार्क रिएक्शन चलेगा और ये जो पायरुवेट है इसके ऊपर हम एक मॉलिक्यूल एटीपी का खर्च करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल एटीपी का खर्च करके हम इसको दोबारा कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पीईपी के अंदर, फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, जो कि 3 कार्बन का है, ताकि दोबारा से दूसरे कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स किया जाए, फिर उससे 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाया जाए, फिर उसको दोबारा बंडल शीट सेल में भेजा जाए, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लेके आरयूबीपी के साथ उसको क्या किया जाए, जोड़ा जाए, उसको फिक्स किया जाए और पूरा डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल चलाई जाए और शुगर बनाई जाए। पीछे जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जिसका नाम पायरुवेट है, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल हम एटीपी का खर्च करेंगे, क्योंकि एटीपी हमारे पास है, हम लाइट रिएक्शन में बना के आए हैं, और उससे दोबारा हम क्या बना लेंगे, पीईपी बना लेंगे, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है।
इस तरह से ये पूरी साइकिल हमेशा के लिए चलती रहेगी जब तक टेम्परेचर हॉट होगा, जब तक जमीन ड्राई होगी। ठीक है, यहाँ तक का किस्सा आपको समझ आ गया। अब अल्टरनेट तरीके से देखो बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं। पहले अपने अंदर बंडल शीट सेल की एडाप्टेशन लाए, फिर ये 2 फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन लाए, पीईपी कंपाउंड बनाया 3 कार्बन का और पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम बनाया। उसके बाद मीजोफिल सेल से आरयूबीपी को उठा के बंडल शीट सेल में फेंका ताकि यहाँ पे वो रहे और यहाँ पे ऑक्सीजन वाली या कार्बन डाइऑक्साइड वाली इस उलझन में इसको दोबारा से ना फंसाया जाए। ऊपर बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड को इस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ फिक्स करता, ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाता, ये साइकिल चलाता जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। भाई इससे आसान मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता। एक बार मैं इसकी थ्योरी आप लोगों को समझा देता हूँ और समझने की कोशिश भी करना आप लोग। टॉपिक तो हम समझ चुके हैं। ये कहता है सबसे पहले C4 प्लांट क्या करते हैं, आरयूबीपी को बंडल शीट सेलों में डाल देते हैं। ऐसा किया या नहीं किया? फिर ये कहता है कि इनके मीजोफिल सेल के अंदर एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल मौजूद होता है जो कि ये बनाते हैं, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसका नाम फास्फोइनोल पायरुवेट था, जो कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीईपी कहते हैं। अब ये जो पीईपी है ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बाइंड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अल्दो देयर आर 1000 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, भले चाहे वहां पे हजारों मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मौजूद क्यों ना हो, क्योंकि ये जो पीईपी कार्बोक्सिलेज है ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का साथ देता है। ये सेल्फिश नहीं है, ये वाला एंजाइम पीईपी कार्बो लालची नहीं है ये रुबिस्को की तरह। बहरहाल एज कार्बन डाइऑक्साइड गेट एंट्री इनटू द एयर स्पेसिस जैसे आएगी पत्तों के अंदर, इट एंटर्स इनटू द मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में आएगी और कंबाइन करेगी किसके साथ, पीईपी के साथ। आरयूबीपी को तो उठा के हमने बंडल शीट सेल में फेंक दिया और 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाएगी जिसको ऑक्जेलो एसीटेट कहा जाता है। ये काम एक एंजाइम करवाएगा जिसका नाम पीईपी कार्बोक्सिलेज है। क्लियर? ऑक्जेलो एसीटेट को हम कहां फेंक देंगे, बंडल शीट सेल में, वहां पे वो टूट जाएगा। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा उससे, जो कि केल्विन साइकिल में चला जाएगा। दूसरा पायरुविक एसिड का बनाएगा या पायरुवेट का बनेगा, जिसको 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसमें 3 कार्बन होते हैं। देखो बेटा, पायरुवेट और पायरुविक एसिड में कोई फर्क नहीं है। ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कोई फर्क नहीं है। मैंने बताया था ना, जिसके आखिर में 8 आ जाए, समझो हम एसिड की बात कर रहे हैं, तो आप एसिड लिखो आपकी मर्जी, पायरुवेट 8 आया आखिर में, एसिड है आपकी मर्जी, आप इसको पायरुविक एसिड लिखो आपकी मर्जी। कहीं आपको कि सर पीछे तो पायरुवेट था, यहाँ पे पायरुविक एसिड लिखा हुआ है, माशाल्लाह होशियार बहुत हो ना। तो ये कहता है इनसाइड बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट सेलों के अंदर आरयूबीपी आपने पहले फेंक दिया था, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, फिक्स करेगा और शुगर बनाएगा आफ्टर सीरीज ऑफ रिएक्शन, यानी पूरा वो डार्क रिएक्शन चलेगा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। पायरुविक एसिड को दोबारा हम पीईपी में कन्वर्ट करेंगे, पीईपी में कन्वर्ट करके उसको बनाएंगे ताकि ये साइकिल चलती रहे। लेकिन इसके लिए हमें एक मॉलिक्यूल एटीपी का क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, और वो हम मीजोफिल सेल में दोबारा पीईपी को जनरेट कर लेंगे। अब ये जो कहता है कि इस तरह के जो प्लांट हैं वो कौन से हैं, वो शुगर केन है, कॉर्न है और दूसरा ग्रासिस फैमिली है। ये आपने याद रखना है, बाज़ औक़ात कभी पूछ लेते हैं। अब यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जितना अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे, हर चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। वो आपसे पूछ सकते हैं C3 प्लांट और C4 प्लांट के अंदर क्या फर्क होता है, तो आप उन्हें मॉलिक्यूल का हर चीजों का फर्क बता सकते हो, आप उन्हें बंडल शीट सेलों का भी फर्क बता सकते हो। और इवन मेरे ख्याल में कई बार आप लोगों की टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, PMC की टेस्ट के अंदर। अच्छा, ये तो हमारे पास थे C4 प्लांट। अब थोड़ी सी हम नजर डाल लेते हैं किसके ऊपर, केन प्लांट के ऊपर, जिनकी फुल फॉर्म होती है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। अब मैं आपको समझाता हूं कि इनको केन प्लांट एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो प्लांट क्यों कहा जाता है। इनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये भी वही प्लांट हैं, इनकी इस कैटेगरी के अंदर भी वही प्लांट आएंगे जो ज्यादातर ड्राई और हॉट प्लेसेस पे रहेंगे, लेकिन इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा दूसरा होगा। इनके अंदर कोई बंडल शीट सेल नहीं होगा, इनके अंदर होगा मीजोफिल सेल, लेकिन ये किसी चालाकी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अब हमने वो देखना है। ये कहता है ये जो प्लांट होते हैं ये अपने स्टोमेटा को जो है वो नाइट के टाइम पे ओपन रखते हैं और दिन के टाइम पे बंद रखते हैं। अब आपको पता है कि दिन के टाइम पे स्टोमेटा खुले हुए होते हैं, बंद कभी भी नहीं होते, लेकिन ये क्यों बंद रख रहे हैं, क्योंकि पानी को कंजर्व करना है। क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम हेल्प्स टू कंजर्व द वाटर। दिन में इसलिए बंद रखते हैं ताकि पानी को कंजर्व कर सकें। अच्छा, रात को ये अपने स्टोमेटा खोले रखते हैं और नॉर्मली रात को क्या होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है ना, रात को यही होता है। तभी कहते हैं दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए,
वैसे तो हमें बचपन से कहा जाता है दरख्तों में बाबे जिन होते हैं, तभी नहीं सोना चाहिए भाई, वो जिन नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाबा होता है, ताकि वो दरख्तों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है तो वो हमारे अंदर ना आ जाए। लेकिन इनको पता है कि कल सुबह जब हम उठेंगे, जैसे दिन होगा, टेम्परेचर हॉट होगा, ड्राई होगा, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी। तो ये रात को बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने देखना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कैसे करते हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा एक सेल है और पूरा का पूरा प्लांट का एक सेल है, और उस सेल के अंदर ये जो आप सिर्फ ग्रीन कलर वाला देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मीजोफिल सेल है, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं भाई होता क्या है कि जैसे रात होती है तो रात को ये, इनके अंदर सिर्फ एक जो है वो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन होती है, इनके अंदर स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन नहीं होती, इनमें बंडल शीट सेल नहीं बनता। हाँ, इनके अंदर ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका नाम पीईपी है, फास्फोइनोल पायरुवेट। इसके अंदर ये पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी बनता है, लेकिन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन केन प्लांट के अंदर नहीं होती बेटा, ये आपने याद रखना है। इसमें सिर्फ फिजियोलॉजिकल होती है, एक ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है और दूसरा पीईपी कार्बोक्सिलेज बनता है। इनका जो आरयूबीपी है वो भी इनका बंडल इसके मीजोफिल सेल के अंदर ही रहता है, क्योंकि बंडल शीट सेल तो है नहीं जहां पे उठा के इसको फेंक दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रात को ये जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, पर ये वाले प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जब सुबह होगी तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मसला होगा, तो बेहतर ये है कि उसको जमा करके रखा जाए। जैसे अभी बकरा ईद थी तो आप लोगों ने फ्रिजों के अंदर गोश्त को जमा करके रखा है, क्योंकि आपको पता है बाद वाले दिनों में फिर गोश्त लेने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो ये भी बेचारे क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के बजाय उसको स्टोर करते हैं, फिक्स करते हैं। किसके अंदर? तरीका वही है जो तरीका C4 प्लांट का था, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन्होंने नहीं की, बस फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन की है, और थोड़ा सा यूटिलाइज करने का तरीका दूसरा है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, पीईपी के साथ फिक्स करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रात का समा दिखाया जा रहा है आपको, पूरी रात है। पीईपी के साथ इसको फिक्स कर दिया। ये काम किसने करवाया? पीईपी कार्बोक्सिलेज ने। अब एक कार्बन इसका है, 3 कार्बन इसके, नया जो मॉलिक्यूल बनेगा वो 4 का बनेगा। उसका नाम क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। पिछले ही लेक्चर के अंदर मैं बता के आया हूं, पिछली स्लाइड के अंदर, बेटा ऑक्जेलो एसीटेट कहो या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ दे मैलिक एसिड को, ये एक और रिएक्शन होता है लेकिन इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते। बहरहाल रात को इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया पीईपी के अंदर, पीईपी कार्बोक्सिलेज की मदद से ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया। अब ये 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, अपने वैक्यूल के अंदर, ये जो इतना बड़ा आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये पूरा इसका वैक्यूल है, और यहाँ पे ये वैक्यूल का छोटा सा स्ट्रक्चर इन्होंने निकाल के आपको ये बड़ा करके दिखाया। यहाँ पे ये जो लिखा जो है इतना बड़ा कि ये वैक्यूल है, तो वैक्यूल के अंदर इस एसिड को ये स्टोर करते जाते हैं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बातें, वो आपसे पूछ सकते हैं ना कि केन प्लांट जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, वो कहाँ स्टोर करते हैं? सेल के कौन से ऑर्गेनील में? साइटोप्लाज्म में, मीजोफिल सेल में, राइबोसोम्स में, वैक्यूल में। तो आपका जवाब क्या होगा? वैक्यूल में। तो ये वैक्यूल के अंदर इसको स्टोर करते हैं। सारी रात इस तरह से स्टोर करते करते हर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करते हैं, और इतनी फिक्स कर देते हैं कि इनका दिन जो है वो अच्छे से गुजर जाए। अब हो गया दिन, ये देखो ये ऊपर वाली जो ये डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन से ऊपर ये पूरा दिन वाला समा है। जैसे दिन होता है तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है कि ये इस तरह से एरो घूम के आ रहा है कि ये जो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था ये टूटा, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूटा और दूसरा ये टूटेगा पायरुवेट के अंदर या पायरुविक एसिड के अंदर, जिससे दोबारा ये क्या बनाएंगे? पीईपी, क्योंकि रात को दोबारा से फिक्सेशन करनी है ना इसके अंदर। तो ये जो दिन में देखें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बड़ी रहेगी, ऑक्सीजन से ज्यादा रहेगी, क्योंकि इन्होंने सारी रात स्टोर किया था। ये कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में जाएगा, अपना डार्क रिएक्शन चलाएगा और आपको कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर बना के दे देगा, ग्लूकोज बना के दे देगा। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। रात को इनको स्टोमेटा खुले हुए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, वरना नॉर्मली प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। सारी रात कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके पीईपी के अंदर, ये इसकी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है, आपने ध्यान में रखनी है। पीईपी के अंदर पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है। आप इसे ऑक्जेलो एसीटेट भी कह सकते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। फिर जैसे दिन होता है ये वैक्यूल के अंदर फिर स्टोर कर देता है। फिर जैसे दिन होता है तो इसको तोड़ता है, एक तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी क्योंकि इसने फिक्स किया हुआ है,
दूसरा यहाँ से निकलता है पायरूवेट, जिसके ऊपर ये एटीपी खर्च करके से दोबारा पीईपी बना लेता है, ताकि ये साइकिल सारी जिंदगी चलती रहे जब तक सीजन ड्राई है या फिर हॉट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में जाएगा और शुगर बनाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग नाइट देयर स्टोमेटा ओपन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द एयर स्पेसेस। बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल नहीं रहे होते, बाहर नहीं रिलीज कर रहे होते, हालांकि रात को ये निकाल रहे होते हैं। फिर वो मीजोफिल सेल के अंदर उसको जमा कर रहे होते हैं और वो कंबाइन होती है किसके साथ, पीईपी के साथ, और 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाती है जिसका नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ये काम एक एंजाइम की मदद से होता है जिसका नाम पीईपी कार्बोक्सिलेज है। अब ये इस एसिड को स्टोर कर देते हैं किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। ये सीधा सीधा आपका एक एमसीक्यूज है। और जैसे दिन होगा फिर ये इसी मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, उसको सप्लाई कर देंगे किसको, केल्विन साइकिल को। दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो पायरुविक एसिड होगा, 3 कार्बन का, उसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे पीईपी के अंदर, एक मॉलिक्यूल एटीपी का खर्च करके, ताकि ये साइकिल सारी जिंदगी चलती रहे। इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं, आपका पाइनएप्पल आता है, केक्टाई आता है और कुछ सेक्यूलेट्स प्लांट हैं। ये वो प्लांट होते हैं जो कि पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मैं चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शन के अंदर इनके बारे में बता चुका हूँ। खैर अभी फिलहाल तो इस पर इतना फोकस नहीं करो, मैकेनिज्म पे फोकस करो जो आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे हमारी डिस्कशन होती है खत्म, पूरा का पूरा बॉटनी सेक्शन हुआ वाइंड अप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन को, और देखेंगे कि उसके बारे में हमारे पास क्या क्या चीजें समझने के लिए। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।